न होकर सर्वकालिक एवं सर्वदेशी हैं। नारी की पराधीनता इतिहास का एक बहुत बड़ा कलंक रहा है और वर्तमान परिदृश्य में भी यह कलंक लगा ही हुआ है। उसी का स्वप्न स्पष्ट करने के लिए उपन्यासकार ने बौद्ध धर्म के ह्रास, वर्णाश्रम धर्म के पुनरुत्थान, ब्राह्मणों एवं कुलों के षड्यंत्र और दासों के विरोध की प्राचीन सामंती पृष्ठभूमि में नारी चरित्र का विकास दिखाते हुए यह सिद्ध किया है कि नारी रक्ताभिमानी कुलों अथवा बौद्ध में धर्म में स्वतंत्र न रहकर एक दासी का रूप धारण कर लेती है। संघ उसके शाश्वत धर्म सृष्टि से विरत कर निर्वाण का पथिक बना देना चाहता है। अतः नारी की सच्ची स्थिति केवल मारिस जैसे धीर भौतिकवादी व्यक्ति अथवा समाज में ही सुरक्षित रह सकती है, क्योंकि यहाँ न उसे कुलवधू बनाकर दासी बनाया जाता है और न उसे वीरांगनी बनाकर कर्तव्य से च्युत किया जाता है। मारिस जैसे व्यक्ति के साथ वह सच्ची अर्धांगिनी का पद पा सकती है या वैश्या बनकर स्वतंत्रता का जीवन जी सकती है। इस तरह यह उपन्यास एक प्रकार से नारी का सामाजिक बंधनों से मुक्ति का इतिहास है और नारी की पराधीनता की यह समस्या बौद्धकालीन ही न होकर आज के युग में भी जस की तस ही बनी हुई है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि यशपाल के मतानुसार नारी साम्यवादी समाज में जो भौतिकवाद पर आधारित होता है में ही अपना पूर्ण अधिकार प्राप्त करने में समर्थ हो सकती है। यशपाल का यह उपन्यास सामंती सामाजिक व्यवस्था को भी चित्रित करता है। इस व्यवस्था में नारी केवल वासना पूर्ति का साधन रही है। यहाँ वेश्या ही एकमात्र ऐसी नारी होती थी जिस पर समाज के बंधन लागू नहीं होते थे। दिव्या प्रारंभ में कुल नारी होने पर एक विश्वासघाती व्यक्ति की काम वासना की शिकार बनती है, फिर दासी बनकर अनेक प्रकार के अत्याचार सहती हुई आत्मघात करने तक को मजबूर कर दी जाती है। इन दोनों ही स्थितियों में उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह पाता। वही दिव्या जब नर्तकी बनकर कला की साधना करती है तो सारा समाज एवं उसके पूर्व प्रेमी तक सभी उसके चरणों पर लौटने को प्रस्तुत हो जाते हैं। बाद में जब मल्लिका उसे पुनः सागर ले आती है तो रुद्रधीर आदि रक्ताभिमानी व्यक्तियों का कुल गर्व जागृत हो उठता है और वह यह सहन नहीं कर सकता कि एक कुल नारी गणिका बने। वह उसे पुनः बंधनों में जकड़ देने के लिए व्यग्र हो उठता है। नारी दिव्या के लिए यह स्थिति अत्यंत दुविधाजनक हो जाती है। वह परेशान हो जाती है। वेश्या होने पर वह मातृत्व से वंचित रहती है और रुद्रधीर जैसों की कुलवधू बनने पर पुनः बंधनों में जकड़ जाने का भय है। उसकी स्थिति बड़ी ही व्यग्र हो उठी है। वह करे तो करे क्या। ऐसे समय मारिस आश्रय का आदान प्रदान चाहता हुआ नारित्व की कामना में अपना पुरुषत्व अर्पण करता है। यही आश्रय का पारस्परिक आदान प्रदान ही नारी की समस्या का एकमात्र निदान है। इसे प्राप्त करने पर ही उसकी स्थिति सुरक्षित रह सकती है। ऐसा यशपाल जी का भी मत है। नारी की स्थिति उस समय बहुत ही दयनीय है। हृदय का आवेग अथवा प्रेम जाति बंधन या कुल गर्व को स्वीकार नहीं करती है। नारी दिव्या ब्राह्मण श्रेष्ठ धर्मस्य की प्रपौत्री है। उसके परिवार वाले दासों एवं यवनों को अत्यंत हेय दृष्टि से देखते हैं, परंतु दिव्या इन सब की चिंता न कर दासपुत्र पृथुसेन से प्रेम कर उसे आत्मसमर्पण कर देती है। यह तो हुआ इस चित्र का एक पहलू जिसको यशपाल जी ने बखूबी चित्रित किया है। दूसरा पहलू यह है कि नारी के रूप का
आकर्षण देश, काल, व्यक्ति और जाति के भेद के ऊपर हमेशा से रहा है। मारिस प्रस्तर खंड काट कर नारी के इसी रूप का चित्रण करने का प्रयत्न करता है। शिलाखंड का नीचे और ऊपर का भाग अछूता था, केवल मध्य में दक्षिण के आधे भाग में जैसे गवाक्ष खोलकर नारी का पश्व पूर्ण यौवन के उन्नत शरीर को वह दिखाता है। इसको देखकर रत्न प्रभा अवाक रह जाती है। वह कहती है कि तुम ये कैसा चित्र बना रखे हो, इस प्रस्तर खंड पर तुमने ये कैसा चित्र उकेरा है। उसका जवाब वह बोलती है, आयुष्मान, मेरे मत में यह नारी का अंग मात्र है, पूर्ण नारी नहीं। इसका जवाब मारिस देता है और कहता है, यही अंग नारित्व की सार्थकता के लिए पुरुष का आवाहन करता है और फिर उस फलीभूत सार्थकता का पोषण करता है। यही नारी तो देवी है। बौद्ध योगीन भारतीय जीवन को भी यशपाल ने बहुत ही वास्तविक स्वरूप में दर्शाया है। उसके अनेक रंग बिरंगे तारों को सजाकर इस उपन्यास में उपस्थित किया है। इसमें हमें तत्कालीन अभिजात वर्ग की रंगरेलियाँ, परस्पर विरोधनी ब्राह्मण, बौद्ध एवं अनीश्वरवादी दार्शनिक विचारधाराएं, राजनैतिक षड्यंत्र, यवनोदासों एवं कुलगणों की सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति, कलह, विद्वेष, प्रणय, जन साधारण की भावनाएं एवं उनका राज्य द्वारा होने वाला शोषण, व्यवसाय राजमार्गों की भव्यता, चहल पहल, कला विलास आदि के विभिन्न पूर्ण चित्र इस उपन्यास में देखने को मिलते हैं। वर्गों में विभक्त समाज के बाहरी आडंबर के साथ यशपाल ने उस